हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिश पटेल और आज का हमारा टॉपिक है शॉक। देखो, हीमोडायनेमिक्स में ये शॉक एकदम लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हीमोडायनेमिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो शॉक की बेसिक डेफिनेशन क्या है। ये एक बेसिकली स्टेट है जिसमें कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब एंड ऑर्गन्स को कम ब्लड पहुंचेगा कंपेयर टू जितना नॉर्मल कार्डियक आउटपुट में पहुंचता है ना, उसके कंपेयर में। तो इसकी वजह से टिश्यू इस्चेमिया देखने को मिलेगा हमें कि जो एंड ऑर्गन्स है वहाँ पर ठीक से ब्लड नहीं पहुँच रहा है। इसकी वजह से इस्चेमिया हो जाएगा, और इस्चेमिया की वजह से सेल्यूलर हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, अगर ब्लड ही नहीं पहुँचेगा तो ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी नहीं पहुँचेगा, तो उसकी वजह से हमें सेल्यूलर हाइपोक्सिया भी देखने को मिलता है। तो देखो, ये इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। ये बेसिकली एक स्टेट है जिसमें कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से सर्कुलेटरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण हमें टिश्यू इस्चेमिया देखने को मिलेगा और सेल्यूलर हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। देखो, ये टाइप्स ऑफ शॉक है, ये तो हमने फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में भी पढ़े है, पर जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं वापस से कवर करा देता हूँ। देखो, कार्डियोजेनिक शॉक है ना, यहाँ पर पंप लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पर शॉक आएगा। कार्डियोजेनिक शॉक है ना, ये कार्डियक पंप फेलियर की वजह से होगा, और इसका बेस्ट क्लासिकल एग्जांपल है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। फिर हाइपोवोलेमिक शॉक। देखो, इसके वर्ड में हाइपो मतलब लेस और वॉल्यूम, वोलेमिक मतलब वॉल्यूम, मतलब लेस ब्लड लॉस हो या फ्लूइड लॉस हो जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाए ना, उसकी वजह से जो शॉक होगा उसे हाइपोवोलेमिक शॉक बोलेंगे। ये हमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में देखने को मिलता है। बहुत ही सीवियर टाइप का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है ना, जिसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलता है। या फिर सीवियर वॉमिटिंग और सीवियर डायरिया में भी हमें हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा क्लिनिकल नहीं होता है, पर फिर भी रॉबिन्स में लिखा था तो मैंने भी लिख दिया। फिर एनाफाइलेक्टिक शॉक। देखो, एनाफाइलेक्टिक शॉक है ना, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर इम्यूनिटी स्टार्ट करेंगे ना, उसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में पूरा का पूरा एनाफाइलेक्टिक शॉक हम कवर करेंगे। देखो, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक तो वेजोडाइलेशन होगा और वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, जिसके वजह से जो एंड ऑर्गन्स होंगे ना, उनको परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब उनको कम ब्लड पहुंचेगा कंपैरेटिवली। ये एनाफाइलेक्टिक शॉक की ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर न्यूरोजेनिक शॉक है ना, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होगी ना, उसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलेगा। और सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक इन्फेक्शंस की वजह से होगा। देखो, पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो सेप्टिक शॉक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर से यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन आता है और एमसीक्यूज भी आते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी पूछेंगे और इसके स्टेप्स पूछेंगे शॉक के। ठीक है, तो चलो अब इसकी सेप्टिक शॉक की पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं। देखो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा ना, उससे क्या क्या कॉज करेगा। एक तो फैक्टर 12 को रिलीज करवाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट्स रिलीज करवाएगा बैक्टीरिया को किल करने के लिए, फिर एंडोथेलियम को भी एक्टिवेट कर देगा। और अगर एंडोथेलियम एक्टिवेट हो जाएगी तो वो इंटरल्यूकिन्स, टीएनएफ अल्फा, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगी। और तो और इन्फ्लामेशन भी स्टार्ट हो जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, वो भी इंटरल्यूकिन्स रिलीज कर देगा। ठीक है, बेसिकली ये होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पैम्प भी बोलते हैं, पैथोजन एसोसिएटेड होता है ना, इसीलिए इसको पैम्प भी बोलते हैं। ये बेसिकली इम्यून सिस्टम का पार्ट है, मैं वहाँ पर इसको ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, ये भूल जाओ पैम्प को, अभी के लिए इतना टेंशन मत लो। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो फैक्टर 12 रिलीज करेगा, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करवाएगा, एंडोथेलियम एक्टिवेट होगा और इन्फ्लामेशन भी होगा। तो देखो, अब क्या होगा, ये जो फैक्टर 12 और एंडोथेलियम एक्टिवेट हुए हैं ना, वो दोनों साथ में मिलकर DIC कॉज कर देंगे। DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने इसका लेक्चर ना देखा हो तो एक बार देख लेना। अब देखो, उसकी फाइंडिंग्स क्या है DIC की। ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर करा देगा, क्योंकि ब्लड कम पहुंचेगा, शॉक में ब्लड कम पहुंचेगा एंड ऑर्गन को, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर देखने को मिलेगा। और तो और कहीं अलग अलग साइट से हमें ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी। देखो, ब्लीडिंग देखने का क्या रीज़न है कि फैक्टर्स सारे यूज अप हो चुके हैं और प्लेटलेट्स भी यूज अप हो चुके हैं। तो फिर जब उसकी रिक्वायरमेंट है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी क्योंकि फैक्टर्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, इतना है। फिर देखो, अब ये इन्फ्लामेशन में जो इंटरल्यूकिन्स रिलीज हुए हैं ना, या फिर एंडोथेलियम में जो इंटरल्यूकिन्स रिलीज हुए हैं, वो दो चीज़ कराएंगे। एक वेजोडाइलेशन कॉज करेंगे और इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी करेंगे।
देखो ये मैंने इन्फ्लामेशन में आपको पढ़ाया था, ये जो बेसिकली इंटरल्यूकिन्स है ना, ये दो चीज़ें करते हैं, एक तो वेजोडाइलेशन करेंगे और वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करेंगे। अब देखो वापस से वेस्कुलर परमिएबिलिटी और वेजोडाइलेशन की वजह से एंड ऑर्गन से उनको ब्लड कम पहुंचेगा, डिक्रीज परफ्यूजन टू एंड ऑर्गन्स। अब एंड ऑर्गन्स में इस्चेमिया देखने को मिलेगा, तो उसकी वजह से वो ऑर्गन्स भी फेल होने लगेंगे, तो वापस से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, जब परफ्यूजन प्रेशर कम होगा एंड ऑर्गन्स की तरफ, तो वो ऑर्गन्स फेल होने लगेंगे, मल्टी ऑर्गन फेलियर देखने को मिलेगा हमें। इसके अलावा देखो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये फीवर भी कॉज कर सकते हैं। और इसके अलावा देखो ये जो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से ये एक्यूट इन्फ्लामेशन देखने को मिला है हमें। पर अगर ये इन्फ्लामेशन है वो क्रोनिक साइट पे शिफ्ट हो जाए, तो फिर हमें एंटी इन्फ्लामेशन भी देखने को मिल सकता है। और एंटी इन्फ्लामेशन में एक इंटरल्यूकिन 10 रिलीज होगा, जो कि इम्यूनोसप्रेशन का काम करेगा, इम्यूनोसप्रेशन का। क्योंकि देखो क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन और उसके साथ साथ में रिपेयर प्रोसेस दोनों एक साथ काम करेगी। तो अगर ये एक्यूट से क्रोनिक की तरफ शिफ्ट होगा तो ये इंटरल्यूकिन 10 भी रिलीज करेगा, और इंटरल्यूकिन 10 है वो इम्यूनोसप्रेशन का काम करेगा। क्योंकि देखो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, यहाँ पर बॉडी को फाइट भी करना है और फिर साथ साथ में अपनी बॉडी को ही रिपेयर भी करना है, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, ये एक के बाद एक होती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम का कारण बनता है, क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन भी अगर उसी टाइम पे होगा जिस टाइम पे बॉडी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइट करने की ज़रूरत है, तो ये तो प्रॉब्लम है ना। देखो बेसिकली इतना ही है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेप्टिक शॉक में। देखो मैं एक बार फिर से जल्दी रिवाइज करा देता हूँ। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो फैक्टर 12 और एंडोथेलियम को एक्टिवेट कर देगा, और इन दोनों की वजह से डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन DIC देखने को मिलेगा। DIC में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर देखने को मिलेगा, क्योंकि परफ्यूजन प्रेशर कम होगा एंड ऑर्गन्स की तरफ। और तो और ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो फैक्टर्स है वो यूज अप हो चुके हैं। कोएगुलेशन पाथवे ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से हमें ये सारे के सारे फैक्टर्स यूज्ड अप दिखेंगे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्स को भी एक्टिवेट कर देगा, ऑल्टरनेट पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट करता था बैक्टीरिया, याद है, तो वो बैक्टीरिया को किल कर सके इसीलिए। फिर एंडोथेलियम एक्टिवेट हुआ है, और जो इन्फ्लामेशन है इसने बेसिकली इंटरल्यूकिन्स रिलीज की है, और इंटरल्यूकिन्स का काम क्या है, वेजोडाइलेशन कॉज करेगी और वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से एंड ऑर्गन्स को परफ्यूजन कम हो जाएगा, और एंड ऑर्गन्स को परफ्यूजन कम होगा तो एंड ऑर्गन्स में हमें इस्चेमिया देखने को मिलेगा, और इस्चेमिया की वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर वापस से देखने को मिलेगा। फिर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है और नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये फीवर भी कॉज करते हैं। अगर देखो इन्फ्लामेशन क्रोनिक की तरफ शिफ्ट हुआ ना, तो हमें एंटी इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलेगा इंटरल्यूकिन 10 की वजह से, और ये इम्यूनोसप्रेशन कर देगा। ठीक है, ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है, बाकी ये सारी फाइंडिंग्स है पैथोफिजियोलॉजी में। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेप्टिक शॉक में इतना ही है। अब देखो शॉक के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, पर अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी। देखो 3 स्टेजेस होते हैं। इनिशियल स्टेज होता है ना, वो नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज होता है। देखो इनिशियली शॉक होगा ना, तो बॉडी के रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स है ना, वो कंपनसेट करने की ट्राई करेंगे, मेनली बेरोरिसेप्टर्स और कैटेकोलामिन्स का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा हमें। देखो बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है ना, ये आपने फर्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ा होगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ। फिर कैटेकोलामिन्स का लेवल इंक्रीज होगा, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इसकी वजह से क्या होगा कि परफ्यूजन है वो नॉर्मल मेंटेन हो जाएगा, और फाइंडिंग क्या होगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये तो इनिशियल नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज की बात है। पर अगर ये प्रोग्रेस कर जाए, मतलब हाइपोपरफ्यूजन है वो कंटिन्यू करे, तो जल्दी एरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रहा था ना, वो एनारोबिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी तो उसका बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा, और लैक्टिक एसिड इंक्रीज होगा तो पीएच फॉल करेगा, मतलब एसिडिक साइड की तरफ शिफ्ट करेगा, तो पीएच डिक्रीज हो जाएगा। अभी अगर पीएच डिक्रीज हो गया तो फिर ये जो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स थे वो वर्क करना कम कर देंगे या फिर बंद ही कर देंगे। तो अगर रिफ्लेक्सी मैकेनिज्म ये सारे बंद हो जाएंगे तो फिर कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज देखने को मिलेगा। ये प्रोग्रेसिव स्टेज था, ऐसे करके पूरा प्रोग्रेस कर रहा था।
अब अगर कार्डियक आउटपुट और ज़्यादा डिक्रीज होता रहा तो फिर वो इरिवर्सिबल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो मतलब हार्ट ब्लड को पंप इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा है, और इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो एंड ऑर्गन्स हो गए, उनमें हमें ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए वहाँ पर इस्चेमिया देखने को मिलेगा। और इस्चेमिया देखने को मिलेगा मल्टीपल ऑर्गन्स में, इसको हम मल्टी ऑर्गन फेलियर बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देखने को मिलता है, फिर स्ट्रोक में देखने को मिलता है, फिर अगर किडनी में इस्चेमिया हो जाए ना तो एक्यूट रीनल इस्चेमिया देखने को मिलता है, जीआईटी में बोवेल इस्चेमिया देखने को मिलता है। देखो बोवेल इस्चेमिया में एक और पॉइंट याद रखना कि इसमें बैक्टीरिया है ना वो ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसकी वजह से बैक्टीरेमिया देखने को मिलता है, और बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरेमिया देखने को मिलता है ना तो इसकी वजह से वहाँ पर सेप्सिस भी हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिस पे एमसीक्यूज बनते हैं, एड्रीनल इस्चेमिया। देखो एड्रीनल इस्चेमिया है ना, अगर वो 100% इस्चेमिया नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत एड्रीनल इस्चेमिया है ना तो वहाँ पर कॉर्टिकल लिपिड डिप्लीशन देखने को मिलता है। और अगर एड्रीनल इस्चेमिया 100% हो जाए, मतलब उसको एड्रीनल इनसफिशिएंसी भी बोलते हैं, तो वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम देखने को मिलता है। मेन एमसीक्यू इस पे ही है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। चलो इसी के साथ हम पूरा शॉक हमने कंप्लीट कर लिया, और तो और हीमोडायनेमिक्स चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। देखो हीमोडायनेमिक्स को मैंने ना पूरा डिटेल में पढ़ा दिया, इतना तो आपको रॉबिन्स में भी नहीं मिलेगा जितना मैंने आपको ये लास्ट 10 to 12 लेक्चर्स में कवर करा दिया है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहना। और तो और अभी नेक्स्ट चैप्टर में सोच रहा हूँ कि इम्यूनिटी स्टार्ट करूँ, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ देखो ये हीमोडायनेमिक्स है ना, उसमें मैंने थोड़ा बहुत हीमेट आरबीसी का भी कवर करा दिया है, तो उसको एक बार वहाँ से भी पढ़ लेना। जितना मैंने हीमोडायनेमिक्स में पढ़ाया है ना वो सफिशिएंट है आपके लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी सफिशिएंट है, और तो और आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हो ना तो आपके सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे मैंने कवर करा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हीमोडायनेमिक्स चैप्टर पूरा समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप मेरे लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।